ठीक है फ्रेंड्स। तो हम नाटक की शुरुआत करते हैं। शिविर का पिछला भाग जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम ध्रुव स्वामी नाटक के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। ठीक है, पूरे नाटक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और ध्रुव स्वामी नाटक के जो लेखक हैं, ठीक है, जो रचनाकार हैं, वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, शिविर का पिछला भाग जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाटक के आसपास के जो हैं ये सब चीज़ें हैं नाटक के आसपास। ठीक है, और फिर उसके शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी जो इस नाटक की नायिका है उसका प्रवेश होता है। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्रुव स्वामिनी आती हैं और उसके पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप, यानी उसका जो रूप है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, बद रूप है उसका। तो कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती हैं। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ, अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अप्रभेदी उन्मुख शिखर और इन शुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लूटना ही चाहिए ना। साथ वाली खड़ग धारिणी की ओर देखकर, क्यों मंदाकिनी नहीं आई, वह उत्तर नहीं देती हैं। ठीक है, जिसने तलवार ले रखी है वो उत्तर नहीं देती हैं। तो ध्रुव स्वामिनी बोलती हैं, बोलती क्यों नहीं, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। तो जो वो तलवार लिए हुए हैं वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती हैं। तो ध्रुव स्वामिनी बोलती हैं, अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। तो खड़गधारिणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती हैं। तो ध्रुव स्वामिनी बोलती हैं, तो क्या तुम मूर्ख हो, तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसीलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। ठीक है, वो दासी थी ध्रुव स्वामिनी की। यह असह्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा। क्या जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती हैं। खड़गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो खड़गधारिणी है वो उसकी ध्रुव स्वामिनी की जो दासी बोल सकते हैं। ठीक है, तो खड़गधारिणी शशांक चारों ओर देखती हुई बोलती हैं, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी बोलती, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो, पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड़गधारिणी बोलती, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से, वही ना जो मुझे वंदिनी बनाने के लिए गए थे।
खड़गधारिणी दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध में क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड़गधारिणी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुव स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो ध्रुव स्वामिनी के इस टाइम के जो पति हैं वो विलासिनी औरतों के साथ ज़्यादातर रहते हैं और मदिरा नहीं, शराबी है वो एक तरीके से, ठीक है, और वो उसी में मस्त रहते हैं, ठीक है। खड़गधारिणी, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो तलवार लिए हुए थी ना, नंगी तलवार लिए हुए, वो कह रही है। तो ध्रुव सामने बोलती, अपनी मूल्य निधि? वह क्या? खड़गधारिणी बोलती, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं अपने प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुव स्वामी कुछ सोचकर, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वह निरभ्र प्राचिका बाल अरुण, आह, राजचक्र सबको पीसता है। पीसने दो, हम निस्सहायों को और दुर्बलों को पीसने दो। खड़गधारिणी, देवी, वह वल्लरी जो जड़ने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई हैं, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वह काई जो बिचलन बनकर गिरा सकती थी, वह दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। मतलब जो काई के ऊपर चलते हैं तो उससे मतलब फिसल कर गिर जाते हैं, लेकिन वो वही काई ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। ध्रुव स्वामिनी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुसाता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। खड़गधारिणी, कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। ध्रुव स्वामिनी, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड़गधारिणी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये वो बोल रही है ध्रुव स्वामिनी। तो खड़गधारिणी नमस्कार करके जाती हैं और एक दासी का प्रवेश होता है। वो एक दासी को भेजती हैं। दासी हाथ जोड़कर, देवी, सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियां शिथिल होने लगी हैं। देखिए ना, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न होकर कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? यह तो स्वर्ण पिंजर है। ठीक है, जो ध्रुव स्वामिनी बोल रही कि मेरा घर कहाँ है, ये तो सोने का पिंजरा है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती हैं। नेपथ्य में कोलाहल, महादेवी कहाँ हैं? उन्हें कौन बुलाने गई है? ध्रुव सामने, हैं ये उतावली कैसी? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुव स्वामी ने व्यंग से मुस्कुराते हुए, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं है, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी संभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुव स्वामी, होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। ध्रुव स्वामी उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान। दूसरी ओर से खड़गधारिणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरी संभालता रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर फिर खड़गधारिणी की ओर देखता है।
फ्रेंड्स ये जो रामगुप्त हैं अभी ये ध्रुव स्वामिनी का पति हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये बहुत शराबी भी हैं और विलासी प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुंझलाकर, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो, खड़गधारिणी से। हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती हैं या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त हैं इससे जो ध्रुव स्वामिनी है वो मन ही मन प्रेम करती हैं। तो ये रामगुप्त पूछ रहा है ध्रुव स्वामिनी के बारे में कि चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामिनी अब भी प्यार करती हैं या नहीं। खड़गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती हैं। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजा धीराज शकों ने किसी पहाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो प्रतिहारी है वो कोई सैनिक होगा और ये कहने के लिए आया है कि कहीं जो मतलब युद्ध होने की आशंका है, ठीक है। तो प्रतिहारी बोलता है, राजा धीराज शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है, मतलब दुश्मनों ने आक्रमण कर रखा है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। जो शक है वो रामगुप्त के राज्य पर मतलब युद्ध करने के लिए आ गया है या आक्रमण करने वाला है। उन्होंने घेर लिया है दुर्ग को, रामगुप्त के दुर्ग को शकों ने घेर लिया है, ठीक है। तो रामगुप्त बोलता है, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। खड़गधारिणी से, तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को, है ना मेरा संदेह ठीक, ठीक है फ्रेंड्स। तो खड़गधारिणी से रामगुप्त कह रहा है कि ध्रुव देवी इसको ध्रुव स्वामिनी को कह रहा है वो, ठीक है। रामगुप्त इस खड़गधारिणी से बोल रहे हैं कि जो ध्रुव स्वामिनी है क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को मतलब प्यार करती हैं। रामगुप्त कह रहा है कि है ना मेरा संदेह ठीक, कि मेरा शक सही है ना। तो प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, ठीक है। ये जो सैनिक है वो कह रहा है अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है। वो तो जो युद्ध ये लोग शक लोग कर रहे हैं तो उसके लिए बुला रहे हैं सभा। और रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है। जो रामगुप्त हैं वो बोल रहे हैं कि उधर शकों ने युद्ध छेड़ दिया है तो वहाँ युद्ध चल रहा है, और युद्ध तो मेरी यहाँ लाइफ में भी चल रहा है, ठीक है। वो इस तरीके से कहना चाह रहा है कि मेरी लाइफ में भी युद्ध चल रहा है, तो युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है। देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी है उसके बारे में रामगुप्त कह रहे हैं कि जगत की अनुपम सुंदरी ये मुझसे प्यार नहीं करती हैं, और मैं हूँ इस देश का राजा धीराज। वो राजा धीराज हैं, लेकिन जो ध्रुव स्वामिनी है वो उससे प्रेम नहीं करते हैं। प्रतिहारी, महाराज शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है कुछ सोचकर। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा, वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी। वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर ही भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड़गधारिणी से, सुनाना ध्रुवदेवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं है। जो रामगुप्त है वो ध्रुव देवी के बारे में और चंद्रगुप्त के बारे में ये बातें बोल रहा है। रामगुप्त कह रहा है कि जो स्त्री मेरे राज्य में रहकर प्रेम किसी और से यानी चंद्रगुप्त से करती हैं वो मेरे बारे में कितने ही कुछ चक्र रच सकती हैं या मुझे चोट पहुंचा सकती हैं, ठीक है। तो वो खड़गधारिणी से बोल रहा है कि महादेवी को कह देना या ध्रुव स्वामिनी को कह देना कि वो सिर्फ मुझसे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं है। खड़गधारिणी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए, जैसे अपने आप
बातें कर रहा था। ठीक है, वो शराबी था तो ऐसे उंगली हिला रहा था, यानी अक्सर शराबी लोग ऐसे उंगली से यूँ करते रहते हैं। तो रामगुप्त भी चिंता से वैसे ही कर रहा था, मतलब अपने आप से खुद से बातें कर रहा था, जैसे शराबी करते हैं ना, खुद ही बातें करते हैं वैसे। तो ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक, तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं शिखर से, है ना? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। शिखर स्वामी एक पत्र लेकर, पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं, मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य गिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त शशांक, कह दूं, सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी, यह नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त बात काट कर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है, उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? रामगुप्त, शतदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति हैं उस सबको हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर, तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं। रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। निश्वास लेकर ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज, यह इस समय आपको दूध से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो रामगुप्त है वो मतलब ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त के बारे में ही बातें कर रहा है। जो आक्रमण उन्होंने शकों ने कर दिया है और उसके ऊपर जो राजनीति या राजनीतिक विचार वो नहीं करना चाह रहा है। तो शिखर स्वामी उसको बोल रहा है कि अभी जो दूत इकट्ठे हो रखे हैं उन उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त, विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है, भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हों। तो चलो, दोनों का प्रस्थान। मंदाकिनी, ये जो मंदाकिनी है वो ध्रुव स्वामिनी की देवरानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश। मंदाकिनी, चारों ओर देखकर, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलकंद की धूल उड़ती है। कुछ सोचकर, कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त, कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसका बड़ा भाई रामगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो चंद्रगुप्त है वो रामगुप्त का छोटा भाई है और रामगुप्त बड़ा भाई है चंद्रगुप्त का। तो रामगुप्त बहुत कपटाचारी हैं और जो चंद्रगुप्त है वो बहुत समर्पण भाव है उसके अंदर, चंद्रगुप्त के अंदर। तो कपटाचारी रामगुप्त, जी करता है इस कुलसित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में अपने को छिपा लूं, पर मंदा ये जो बोल रही है ये वो बोल रही है
ध्रुव स्वामी। और मंदाकिनी वो देवरानी है, तो उसको बोल रही है, ध्रुव स्वामी बोल रही है, पर मंदा तुझे विधाता ने क्यों बनाया? सोचने लगती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। तो ये जो गीत गाती है वो मंदाकिनी गाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन गाती है? मंदाकिनी। यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता फैलाता बह जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश। पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चमर लिए आती हैं। ध्रुव स्वामिनी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती हैं और चमरस धरणी चमर चलाने लगती हैं। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से, हाँ क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनेंगी, आज नहीं। ठीक है। ध्रुव स्वामी बोलती हैं कि शिखर स्वामी को बोल दो, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं कल सुनूंगी, आज नहीं। तो परिचारिका बोलती है, जैसी आज्ञा। तो मैं कह हूँ कि अमात्य से कल महादेवी बातें करेंगी। ध्रुव स्वामी ने कुछ सोच, ठहरो, तो वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उसे आज ही वेट करना होगा। हाँ, यह तो बताओ तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। परिचारिका दांतों से जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी, मैं महादेवी ही हूँ ना। यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूँ। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी बोल रही है चंद्रगुप्त के बारे में कि उसको भी बुला लो, मैं उससे भी थोड़ी बातें कर लूँ। तो परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती हैं और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती हैं। एक बोने का कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश। ठीक है। एक कुबड़ा और हिजड़ा आता है। कुबड़ा, युद्ध, भयानक युद्ध। बोना, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र? हिजड़ा, बहनों यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेव भी देख ले। बोना कुबड़े से, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बोना एक मोर्चल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नल कुबर की वध, दिग्विजय वीर। क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे श्वशुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है? बोना मोर्चल से पटा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही है। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम न तो नल कुबड़ हो और न कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई में क्या जानूं। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में, ठीक है, शराब के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। मुस्कुराता हुआ बोने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी उठकर खड़ी हो जाती हैं और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त कुछ बर्राए हुए कंठ से, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज की, हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा। न तो यह नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठते हैं और न तो यह बोहना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या? बोना आकड़ कर,
वामन के बलि विजय की गाथा और तीनों पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इसका कोबड़ सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगा दे भाई बोने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा, देखो जी, मैं नल कुबर की वधू इस पर बैठी हूँ। बोना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बोना, तुम नल कुबर की स्त्री हो ना, तो अपने विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा। और लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा ना, कदाचित ये धर्म के विरुद्ध न होगा। रामगुप्त ठठाकर हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से अकड़कर, निकालो, अभी निकालो, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती हैं। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। ठीक है, वो कुबड़े और बोरने, ठीक है, वो सारे भाग जाते हैं। वो नाटक कर रहे थे इतनी देर, तो रामगुप्त को तो हंसी आ रही है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी को गुस्सा आ गया। ठीक है, रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी सुन तो, उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामिनी क्षोभ और घृणा से, ठीक है, नफरत करती है वो रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती हैं। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती हैं और ठीक है, शिखर स्वामी संकेत करता है रामगुप्त के लिए मदिरा लाने के लिए। तो उसे देखकर जो रामगुप्त हैं उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास में आया और आप भी पहुंच गए, यह एक विलक्षण घटना है ना। पात्र लेकर पीता है, यानी कि वो शराब पीने लगता है। फिर शिखर स्वामी, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओ, मैं तो भूल ही गया था, वह बर्बर शकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो, जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। मतलब रामगुप्त खुद मतलब जो है वो अपने आप को ज़्यादा समझ रहा है कि वो मुझसे डरता होगा और युद्ध करना नहीं चाह रहा होगा। वैसे भी वो तो मतलब शराबी है, उससे डरता नहीं है शकराज, लेकिन वो खुद ही बोल रहा है रामगुप्त कि वो शकराज यही चाहता है कि मैं आक्रमण ना करूं, तो जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है। तो शिखर स्वामी कहता है वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? तो शिखर स्वामी बोलता है सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या, कुछ कहो भी। तो शिखर स्वामी कहता है क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वे कहता था कि शकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का रुक कर ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है, यानी कि क्या कहना चाह रहा है बोल। तो विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिए, इसलिए महादेवी को वह, यानी कि जो पहले राजा महाराजा थे वो मतलब ठीक है, जो गुप्त कुल की थी वो ध्रुव स्वामी। तो जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त ने मतलब ध्रुव स्वामिनी के पिता को हराया था। तो समुद्रगुप्त को जो है ध्रुव स्वामिनी के पिताजी ने उनको उपहार में दिया था। ठीक है, पहले मतलब स्त्रियों को उपहार में भेंट कर देते थे। तो जो रामगुप्त की पत्नी बनी हुई है अभी ध्रुव देवी, तो वो उपहार स्वरूप में आई है, उसके पिताजी ने भेंट की हुई है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य को। तो जब वो अभी रामगुप्त हार रहा है, तो जो शकराज है वो महादेवी को मांग रहा है, यानी कि पहले राजा महाराजा हारे हुए राजा से कुछ भी मांग लेते थे, स्त्रियां भी मांग लेते थे। ठीक है, तो जो शकराज है वो महादेवी को मांग रहा है ना। ठीक है, ऐसी ही कोई परंपरा रही होगी। तो रामगुप्त, क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। ठीक है, जो शकराज है वो ध्रुव स्वामिनी को मांग रहा है और साथ ही
उसके राज्य के सामंतों के लिए जो गुप्त साम्राज्य है वहाँ की स्त्रियों को मांग रहा है, ठीक है। शकराज, ठीक है। महादेवी को तो मांग ही रहा है, यानी ध्रुव स्वामिनी को तो मांग ही रहा है, साथ में और भी बाकी सारे सामंतों के लिए स्त्रियों को मांग रहा है वहाँ से, ठीक है। तो राम गुप्त श्वास लेकर ठीक ही हैं, जब उसके पास सामंत हैं तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियाँ चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले शकराज से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे मालूम नहीं। ध्रुव स्वामिनी रोज से फूलती हुई टहलने लगती हैं, ठीक है। उसको गुस्सा आ जाता है ध्रुव स्वामिनी को कि मैं क्या मतलब निर्जीव चीज हूँ जो मुझे इधर से उधर करते रहते हैं यूँ। तो रामगुप्त, महादेवी, अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामिनी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है? रामगुप्त चेप कर हंसता हुआ, है बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संदेश है, यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए, ठीक है। और रामगुप्त युद्ध की हालत में है नहीं, वो शराबी है, विलासी प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो यदि स्वीकार ना हो तो युद्ध कीजिए, ठीक है। वो कह रहा है, शिखर स्वामी रामगुप्त को कह रहा है, ठीक है। शिविर दोनों ओर से गिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। ये शिखर स्वामी कह रहा है। तो रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? यानी कि रामगुप्त पहले अपने को हारा हुआ मान रहा है कि प्राण देने के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं। तब तो महादेवी से पूछिए। ध्रुव स्वामी तीव्र स्वर से, उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। रामगुप्त कहीं न कहीं उसको महादेवी को सौंपने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ध्रुव स्वामी ने तीव्र स्वर से, और आप लोग कुबड़ों, बोनों, नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है, ठीक है। यानी कि जो रामगुप्त हैं उसने फेरे लिए होंगे, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी से। तो रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की हैं, कोई बोलता क्यों नहीं, ठीक है। वो रामगुप्त खुद ही मतलब पूछता है कि किसने तेरे साथ फेरे लिए हैं, कोई बोल क्यों नहीं रहा है। तो ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं राजा धीरज रामगुप्त की महादेवी नहीं, यानी कि तो ध्रुव स्वामी फिर सवाल करते हैं कि क्या मैं रामगुप्त की पत्नी नहीं हूँ? तो रामगुप्त, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन राक्षस सर में डुबकी लगा रहा था, पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर हिलाकर कदापि नहीं, कि मेरे सिर पर नहीं है वो सारे पैरों के वचनों के सारे जो है, ठीक है, वचनों की जो बातें हैं। तो ध्रुव स्वामी ने निस्सहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं, ठीक है। ध्रुव स्वामी ने कह रही है। तो शिखर स्वामी बोलता है, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। यानी कि शिखर स्वामी कह रहा है कि राज्य की रक्षा किसी भी तरीके से हो तो वही करने की सलाह मैं दूंगा। तो राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, ठीक है। जो वो है मंत्री, वो कह रहे हैं कि ये सब किया जा सकता है, ठीक है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का प्रसिद्ध समझते हैं, ठीक है। जो रामगुप्त है वो प्रसन्न हो जाता है, जो रामगुप्त चाहता है वही वो मंत्री बोल रहा है, ठीक है। इसलिए जो रामगुप्त है वो मंत्री की प्रशंसा भी कर रहा है, ठीक है। तो ध्रुव स्वामी कहती है, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया? यानी कि ध्रुव स्वामी जो चंद्रगुप्त से प्रेम करते हैं वो चंद्रगुप्त को मतलब चंद्रगुप्त की तरफदारी करती हैं कि अब वो मंत्री को कह रही कि तुमने समुद्रगुप्त को गलती से तो नहीं राजा चुन लिया, क्या तुमको चंद्रगुप्त को चुनना चाहिए था राजा? वो सवाल कर रही है कि तुमने गलती से मतलब किसी दूसरे को जिसको नहीं बैठाना चाहिए उसको तो राजगद्दी पर नहीं बैठा दिया। तो रामगुप्त आश्चर्य से, क्या क्या क्या? ध्रुव स्वामी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ
कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। ठीक है, तो कहीं न कहीं उसके पिताजी पर भी उसको गुस्सा आ रहा है कि जो स्त्रियां हैं, पुरुषों ने उनको पशु संपत्ति यानी कि पशु के समान समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। जो सामने कह रही है वो मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, शिखर स्वामी मुंह बनाकर, ओह, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। ध्रुव स्वामी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामी, क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो, निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव। दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। ठीक है, जो रामगुप्त हैं वो ये बोल के बोलता है कि ध्रुव स्वामी को कह रहा है कि इतनी सी छोटी बात के लिए तुम इतना बड़ा उपद्रव कर रही हो। और रामगुप्त दासी की ओर देखकर कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि ठीक है, मदिरा लाओ या शराब लाओ। मेरा तो कंठ सूखने लगा, मतलब उसको शराब चाहिए। तो दासी मदिरा देती है। ठीक है, ध्रुव स्वामी ने दृढ़ता से, अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने पति को कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी उस मंत्री को कहीं न कहीं जाने के लिए बोलती हैं और वो कह रही कि मुझे रामगुप्त यानी अपने पति, ठीक है, रामगुप्त से कुछ कहना है। मैं स्त्री भी हूँ तो मुझे अपने पति से कुछ कहना है। ठीक है, राजा से मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन अपने पति से कुछ कहना है, मैं स्त्री भी हूँ। ठीक है, तो शिखर स्वामी दासियों के साथ प्रस्थान करते हैं। तो शिखर स्वामी और दासियाँ वहाँ से चली जाती हैं। ठीक है, रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी वहीं रहते हैं। तो रामगुप्त बोलता है, ठहरो ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। जो रामगुप्त हैं वो शिखर स्वामी को बोलता है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उठना चाहता है, लेकिन ध्रुव स्वामी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। ठीक है, जो रामगुप्त है वो जाना चाह रहा था, लेकिन ध्रुव स्वामी ने उसको रोक लिया। तो तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? रामगुप्त पूछता है ध्रुव स्वामी से कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामी ने, ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? ध्रुव स्वामी बोल रही कि अकेले यहाँ आपको डर लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी स्त्री या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का प्रण लगा सके? ठीक है, वो जो ध्रुव स्वामिनी हैं वो मतलब कहीं न कहीं रामगुप्त से प्रार्थना कर रही है कि मुझे इस तरीके से दुश्मनों को मत सौंपिए या मुझे यहाँ रोक लीजिए या मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। ठीक है, वो रामगुप्त से विनती कर रही है। रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो। ओ सुंदर, ओ कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। जो सामने उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। जो स्वामी, मेरी रक्षा करो। ठीक है, वो प्रार्थना कर रही है रामगुप्त से, अब मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, मैं शरण की प्रार्थिनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियाँ और स्त्रियाँ मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओ तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं। जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ।
इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष से निर्लज्ज मध्य क्लीव। ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं? ठहर कर। नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी को गुस्सा आ जाता है। वो खड़ी होकर उस रामगुप्त को ये सारे शब्द बोलती हैं और वो कहती हैं कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी कहती हैं मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझे रक्त की तरल लालिमा है, ठीक है। मुझ में रक्त की तरल लालिमा यानी कि मुझ में भी खून है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। रचना से कृपाण निकाल लेती है, यानी कि जो रानियां होती है वो छिपा के छोटी तलवार रखती होगी, चाकू जैसा कुछ रखती होगी, तो वो निकाल लेती हैं, ठीक है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ठीक है। रामगुप्त एकदम से डर जाता है कि क्या तुम मेरी हत्या करोगी? तो ध्रुव स्वामिनी तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो, भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, उसे न लूंगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी कह रही कि तुम भेड़ की तरह जियो, तुम्हारा क्षुद्र जीवन, मैं उसको नहीं ले रही हूँ, मैं अपना खुद का ही जीवन समाप्त करूंगी। तो रामगुप्त कहता है किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ना करो, हत्या हत्या दौड़ो दौड़ो, ठीक है। जो रामगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी मर रही है उसकी तो कोई टेंशन नहीं ले रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि शकराज को किसके पास भेजेंगे, तू मर जाएगी तो रामगुप्त चिल्लाता है हत्या हत्या दौड़ो दौड़ो, भागता हुआ निकल जाता है, ठीक है। दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है, ठीक है। तो रामगुप्त तो भागता हुआ निकल जाता है, लेकिन तेजी से चंद्रगुप्त आ जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त हत्या? कैसी हत्या? ठीक है। चंद्रगुप्त पूछ रहा है ध्रुव स्वामिनी को देखकर, यह क्या महादेवी, ठहरिए। ध्रुव स्वामिनी कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था, यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी कह रही है चंद्रगुप्त तुम्हें भी इसी समय आना था। सकरुण देखती हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं, मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ? ध्रुव स्वामिनी, सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी, जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी मनी मन चंद्रगुप्त को चाहती हैं, इसलिए वो ऐसा कह रही है, यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में, विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नीति के कठोर आदेश पर चलेगा ही, तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? ठीक है। वो इतने सारे सवाल करती हैं चंद्रगुप्त से, तो चंद्रगुप्त कहता है, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहते हैं? सुनो भी। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त, मैं गुप्तकुल वधु को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों न होता? ध्रुव स्वामिनी, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पहुंचती हुई, ठीक है, रोते हुए ध्रुव स्वामिनी कहती हैं चंद्रगुप्त से। तो चंद्रगुप्त आश्चर्य से, ये कैसा परिहास? ध्रुव स्वामिनी, कुमार यानी चंद्रगुप्त, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है, शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है, यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित होना न पड़ेगा।
ठहर कर, और भी एक बात है। मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण से आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक डाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयत्न किया है। ठीक है, वो ये चंद्रगुप्त जो है वो ध्रुव स्वामिनी के बारे में बोल रहे हैं कि मुझे, यानी कि इसका मतलब है कि मुझे भी किसी से प्यार हुआ है, लेकिन मैंने इसको भी भुला दिया है। सहसा चुप हो जाता है ध्रुव स्वामिनी, आंख बंद किए हुए कुतूहल भरी प्रसन्नता से। हाँ हाँ, कहो कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। ठीक है, वो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि शिखर स्वामी रामगुप्त दोनों आ जाते हैं वहाँ पे। तो रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। वो चंद्रगुप्त को बोल रहे हैं कि रामगुप्त की, देखो तो चंद्रगुप्त, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। चंद्रगुप्त बोलता है रामगुप्त को कि वो तुम तो आत्महत्या भी नहीं करते हो, तुम्हारे से तो आत्महत्या भी नहीं होती है। रामगुप्त, शिखर, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार बेनाई गुप्त काल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग से हंसकर, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें न शील हो और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी, बीच में बात काटकर, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश कर, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त, आह मंदा, भला तू कहाँ से उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त, अपने हाथों को मसलते हुए, दुर्भी संधि, छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, तब जाओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। हिजड़ा, प्रवेश करके, कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। ठीक है, जो हिजड़ा है वो स्त्री बन के रहता है, तो हमेशा स्त्री बनता है, तो वो कह रहा है कि स्त्री बनना इतना आसान नहीं है, कुछ दिन मेरे से सीख लो। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। ओहो, तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी को भी भ्रम हो जाए। यानी कि जो चंद्रगुप्त हैं उसके बारे में वो हिजड़ा बोल रहा है कि यदि मैं तुमको तैयार कर दूँ तो तुमको महादेवी भी नहीं पहचान सकती है, ध्रुव स्वामिनी भी नहीं पहचान सकती हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है, उसको, हिजड़े को। ध्रुव स्वामिनी, उसे छोड़ दो कुमारिनी, उसे छोड़ दो। चंद्रगुप्त, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुत से लोगों में किसको किसको निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी संपत्ति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शक्रराज के पास जाऊंगा। यानी कि फ्रेंड्स, प्लान ये बन रहा है कि जो चंद्रगुप्त है वो स्त्री बनकर शक्रराज के पास जाएगा। ठीक है, तो मैं ध्रुव स्वामी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शक्रराज के पास जाऊंगा। जो चंद्रगुप्त है वो कह रहा है कि मैं स्त्री बनकर जाऊंगा शक्रराज के पास, यानी ध्रुव स्वामी बनकर जाऊंगा, और मैं वहाँ पे सफल हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। यानी कि मैं वहाँ पे सफल हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ, अगर शक्रराज को शक हो गया कि मैं स्त्री नहीं पुरुष हूँ तो वो मुझे मार देगा, तो तुम लोग जैसा उचित समझो वो करना। ठीक है, और अगर मैं जीत गया तो मैं उसको मार दूंगा। ठीक है, शक्रराज को मार दूंगा। ध्रुव स्वामिनी,
चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, ठीक है, वो अपनी बाहों में पकड़कर बोलती है कि नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी, ठीक है, क्योंकि वो उससे प्रेम करती है। जो स्वामिनी, मेरे एक क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लज्जता, ठीक है, रामगुप्त को अच्छा नहीं लगता है ये सब, तो बोलता है कि ये किसी बेशर्मी है, छोड़ो छोड़ो। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है हो, जो मेरे स्नेह ठहर कर, अथवा इससे क्या शकराज, क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वारे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार पूर्वक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजा धीराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहाँ जाना आवश्यक है, ठीक है। जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ध्रुव स्वामिनी को और चंद्रगुप्त को दोनों को वहाँ जाना चाहिए, ठीक है, महादेवी का भी वहाँ पे उपस्थित रहना जरूरी है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने का क्या लाभ, तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यानी कि जो चंद्रगुप्त वो बोल रहा है कि जब मैं ध्रुव स्वामिनी बन के जा रहा हूँ तो ध्रुव स्वामिनी को आने की क्या जरूरत है। तो रामगुप्त बोल रहा है कि नहीं, ये मेरी आज्ञा है, ठीक है, और वो बोलता है कि सामंत कुमार के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती हैं। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनय, मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। ध्रुव स्वामिनी, अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कलिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए, जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ, ठीक है। वो रामगुप्त को बोलते कि तुम जाओ, मुझे अकेले रहना है। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान, ठीक है, वो दोनों चले जाते हैं। ध्रुव स्वामी, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। वो तो चंद्रगुप्त के बारे में सोच रही है कि जब मैंने उसको बाहों में लिया तो कितना उसको अच्छा लगा था। ध्रुव स्वामी को कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ठहर कर जिस आयु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिससे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, हृदय पर उंगली रखकर, इस वक्त स्थल में दो हृदय हैं क्या? अब अंतरंग हाँ करना चाहता है जब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है। चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुव स्वामी हंसकर, राजे की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामी, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यानी कि वहाँ पे जो होगा उसका जो दुख है वो तुम अपने सिर पर अकेले ही लोगे कि मुझे भी लेने दोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। यानी कि जो रामगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों से ही छुटकारा चाहता है। तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का। यानी कि ध्रुव स्वामिनी बोल रही है चंद्रगुप्त को कि तुम जब ध्रुव स्वामिनी बनोगे तो जो तुम्हारा जो वेश है ध्रुव स्वामिनी का वो खुद ध्रुव स्वामिनी ही न देखें तो कैसा लगेगा, तो किस काम का है वो। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण देखते हैं। चंद्रगुप्त अध खुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। सामंत कुमार के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में
गाते हुए प्रवेश। पैरों के नीचे झलधर हो, बिजली से उनका खेल चले। संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे। तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कियाता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो क्षत के फूल वहां, बन व्यथा तमिश्रा के तारे। पद पद पर तांडव नर्तक हो, स्वर सप्तक हो वे लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा हो, कांप रही भय चकित निशा हो। श्वेत धार बहती कपिशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो। क्रंदन कंपन पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आग पिए, नवनील कंठ की छाप लिए। विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान। अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद में जब चंद्रगुप्त और वो ध्रुव स्वामिनी वहाँ पे जाते हैं, तो सबसे पहले ध्रुव स्वामिनी बाहर रहती हैं और शक्राज के पास वो जाता है चंद्रगुप्त। और फिर चंद्रगुप्त उसको शक्राज को शक हो जाते हैं। वैसे ही ध्रुव स्वामिनी आ जाती हैं वहाँ पे शक्राज के पास में, और ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों मिलकर शक्राज को मार देते हैं। और फिर ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त जीत जाते हैं। उनकी जय जयकार होती है, उनका सम्मान होता है। और फिर जो है इस नाटक का अंत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल से बहुत सारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे, तो वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।